मैं पंकज परमार आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं गैलेक्सी कक्षा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं यूपी पीएससी आरओ एआरओ से संबंधित परीक्षा की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि गैलेक्सी कक्षा आपके लिए लेकर आई है सफलता बैच, जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होंगी। अर्थात जो ये बैच चलेगी ऑफलाइन मोड में भी चलेगी और ऑनलाइन मोड में भी चलेगी। यदि आप चाहते हैं कक्षा में बैठकर पढ़ना तो भी संभव है, और यदि आप चाहते हैं अपने फोन और कंप्यूटर पे डिजिटल माध्यम से देखना तो भी आप देख सकते हैं। और ये कक्षा जो होगी प्री और मेन से संबंधित होगी, अर्थात जो कक्षा में आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा प्री के साथ साथ मेंस की भी कक्षाएं होंगी, जिससे आप मेंस में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 7, 8 एवं 9 दिसंबर को डेमो कक्षा आयोजित की गई हैं जो YouTube पर लाइव होंगे। यदि आप ऑफलाइन मोड में भी डेमो देखना चाहते हैं तो आप कक्षा में आ सकते हैं, सेंटर पर आ सकते हैं, और अन्यथा आप लाइव भी YouTube पर देख सकते हैं। कक्षा का जो समय है 5:30 बजे है। ध्यान रखिए 5:30 PM है कक्षा का समय है। साथ साथ गैलेक्सी आपको स्कॉलरशिप टेस्ट भी प्रदान कर रही है जो 10 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इसमें उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वालों को 50% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। यदि आप फर्स्ट से थर्ड रैंक लेके आते हैं तो 50% आपको दिया जाएगा। उसके बाद स्लैब वाइज 50 से कम 30%, 20% ऐसे दी जाएंगी। साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं किसी भी परीक्षा के लिए पढ़ने के साथ साथ अभ्यास का भी होना आवश्यक है, इसलिए गैलेक्सी आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रही है। यदि आपको बैच से संबंधित कोई भी समस्या हो तो ध्यान रखिए आप इन दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 7235808541, और दूसरा जो नंबर दिया गया है 9289340081। तो उम्मीद करता हूं बैच का जो इंफॉर्मेशन है आपके पास पहुंच गया होगा। यदि इसके बाद भी कहीं कोई दुविधा हो तो आप अवश्य इस नंबर पर कॉल कर लें और या व्हाट्सएप कर लें। चलिए, मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी से संबंधित मार्गदर्शन, अर्थात मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। हिंदी व्याकरण से संबंधित आज हम बात करने वाले हैं कि परीक्षा में, अर्थात आरओ एआरओ की परीक्षा में हिंदी से संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का आयाम किस तरह से होगा, और आप कैसे पढ़ें ताकि परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाए, सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाए। तो आइए सबसे पहले हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि आप पाठ्यक्रम नहीं जानते, नहीं समझते, तो ठीक उसी तरह है जैसे अंधेर कोठरी में आप लाठी चला रहे हैं किसी को मारने के लिए। लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। तो पाठ्यक्रम का जानना जरूरी है, या तो कहें अत्यावश्यक है। विलोम शब्द की बात करते हैं तो विलोम से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अर्थात वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि, इन दोनों से ध्यान रखिए 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तत्सम एवं तद्भव शब्द, जैसा कि आप पढ़ते भी आ रहे होंगे कि उत्पत्ति के आधार पर जो हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज एवं आगत शब्द करते हैं, तो उन्हीं में से पूछा जाता है कि फला कौन सा शब्द तत्सम है, फला तद्भव शब्द है। इन सब की भी बात हम कक्षा में करेंगे। विशेषण और विशेष्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये सबसे कठिन लगता है आपको। आप पहचान नहीं पाते कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है,
और विशेष्य, कितने बच्चे तो विशेष्य समझते ही नहीं है कि विशेष्य कहते किसे है। तो इन सब की भी बात करेंगे। ये 10 प्रश्न यहां से भी, पर्यायवाची से भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिलेबस तो बहुत छोटा है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि विलोम, वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि या शब्द शुद्धि इसको कहते हैं। वर्तनी शुद्धि को हम शब्द शुद्धि भी कहते हैं। विलोम शब्द से 10 प्रश्न, और विलोम आपको सरल लगता है, लेकिन जब प्रश्न आप आरोह का देखेंगे तो प्रश्न की जो प्रकृति होती है बहुत अलग प्रकृति होती है। प्रश्नों की प्रकृति कठिन होती है, सहज नहीं होगी। आपको प्रत्येक प्रश्न आपको अवश्य परेशान करेगा। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसमें भी कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जो अभी अभी उत्पन्न लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या है, जो अभी अभी जन्म लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तत्सम तद्भव से भी संबंधित हमने बताया प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यायवाची, तो ये टोटल जो प्रश्नों की संख्या कुल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप ठीक ढंग से पढ़ रहे हैं, सूक्ष्म दृष्टि के साथ पढ़ रहे हैं, अवलोकन करते हुए पढ़ रहे हैं, तो 50 में आराम से आप 58, 58, 59 तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। और अधिकांश जो विद्यार्थी ठीक हैं, पढ़ने में मेधावी हैं, वो इतना करते हैं। अगर आप इससे कम करते हैं, मान लीजिए 50-50 के आसपास करते हैं, तो फिर शायद पीटी में असफल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब इसका हम पहला टॉपिक विलोम लेते हैं, और सबसे पहले ये समझेंगे कि विलोम शब्द को और किस तरीके से पूछा जाता है। तो आइए उस पर हम बात करते हैं। विलोम शब्द की परिभाषा देखिए, और विलोम शब्द का एक अन्य नाम भी हम यहां बताएंगे कि जो विलोम शब्द है, ध्यान रखिए, ये विलोम शब्द को हम विपर्य शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विपर्य शब्द। तो अधिकांश आपको आदत सी बन जाती है कि फलां का विलोम, लेकिन पूछ देता है कि इसका विपर्य क्या होगा, तो ये याद रखना होगा। तो एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं या विपर्य शब्द कहते हैं। अब आपको लगता है कि ये किसी तरह याद कर लिया जाए, याद करने से काम बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसका विलोम आपको पता होता है लेकिन वो गलत होता है। जैसे अगर हम पूछे कि लघु का विलोम, तुरंत आप बोल देते हैं कि लघु का विलोम बड़ा होगा, तो ये गलत होता है। लघु का गुरु होता है। आगे हम बात करेंगे उसकी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं कि विलोम शब्द, कितने विलोम शब्द हम तैयार करें परीक्षा में। तो ध्यान रखिए, कम से कम आपको 300 विलोम शब्द की तैयारी करनी होगी। कितने? 300 विलोम शब्द, 300 विलोम शब्द की तैयारी करनी होगी। और ऐसे वैसे विलोम शब्द नहीं होने चाहिए कि रात का दिन, सुबह का शाम याद कर लिया। यहाँ वैसे विलोम शब्द होंगे जो आपको कठिनाई में डाल देंगे। जैसे अगर हम हर्ष का विलोम पूछें तो लोग दुख पता नहीं क्या बता देते हैं, जबकि हर्ष का विलोम क्या है? विषाद है। अगर हम अतिथि का विलोम पूछें, अतिथि, तो बोल देते हैं अतिथि, तो शतिथि हो जाएगा। क्या बोल देते हैं? शतिथि, जबकि ये गलत है। अतिथि का विलोम क्या होता है? तो अतिथि का जो विलोम होता है वो आतिथेय होता है। ध्यान रखिएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो 300 विलोम शब्द आपको ध्यान में रखना है, तैयारी। एक बात और बताना चाहेंगे, ध्यान रखिए कि विलोम शब्द में आप जो भी संस्कृत वाले शब्द हैं, संस्कृत शब्दों का जो विलोम होगा, विलोम वो संस्कृत निष्ठ ही होगा, यानी उसी तरह का होगा। अर्थात संस्कृत, अर्थात जो तत्सम शब्द हैं, तत्सम का विलोम तत्सम ही होगा। और जो
तद्भव हैं, नहीं जो संस्कृत से बने हुए हैं, चेंज होकर बने हैं, तो उनका विलोम तद्भव होगा। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना होगा, अन्यथा परीक्षा में आप गलत कर देंगे। तो अक्सर लोग करते भी, अब ह्रस्व का पूछ दे तो ह्रस्व का दीर्घ होगा, लघु का गुरु होगा, छोटा का बड़ा होगा, यानी कि जो जिस नेचर का शब्द है, जो जिस प्रकृति का शब्द है, उसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी तरीके के ऑप्शन भी होंगे। तो जो जिस तरीके के प्रश्न हैं, जो जिस तरीके का शब्द है, उसी तरीके का उसका विलोम भी होता है। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए और एकदम पढ़ते समय पूरी बारीकी से निरीक्षण करते हुए पढ़ना है। ऊपर ऊपर पढ़ेंगे या कूद कूद कर पढ़ेंगे या बस हो जाएगा वाला यदि कंसेप्ट है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे परीक्षा में। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। हम पहला प्रश्न ले लेते हैं कि अमित, यहां क्वेश्चन है कि अमित शब्द का विलोम है। समझिएगा क्या है, अमित शब्द का विलोम है। तो अब पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कुछ ऑप्शन तो ऐसे हैं कि जिन पर बात करने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो देखिए यहां शब्द क्या है, अमित है। समझिएगा क्या है, अमित है। और अमित शब्द की हम बात करते हैं तो अब ये देखेंगे कि अमित का अर्थ क्या होता है। अब देखिए अ और मित लगा है, तो मित का अर्थ होता है कि मित, जैसे अब एक शब्द भी सोच लेते हैं फिर हम बताते हैं क्या। जैसे मित से आप सोचते हैं कि मितव्ययी होता है, बिल्कुल दिमाग में क्या आ गया, मित भाषी आ गया। ठीक है, ये दो शब्द आ गए। अब आप मितव्ययी कहते किसको हैं, जो कम खर्च करता हो, जो कम खर्च करता हो उसे हम क्या कहेंगे, मितव्ययी कहेंगे। और मितभाषी क्या कहेंगे, जो कम बोलता हो, यानी जो उसे हम मितभाषी। अब यानी कि मित का सीधा अर्थ किससे है, तो कम से है। ठीक है, सीमित से। और इसमें अमित लग गया, यानी कि अ उपसर्ग है और अ शब्द के साथ लग गया, तो अर्थात हो गया कि जो सीमा में नहीं हो, यानी कि जो फिक्स, क्या अमित है ना, कि अमित का अर्थ क्या हो गया, नॉट फिक्स्ड, यानी कि जो फिक्स नहीं है, जो असीमित हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, अमित। अब अमित का विलोम तो यहां क्या हो जाएगा, परिमित। अब देखिए यहां शब्द समझिएगा परिमित है, तो परिमित अगर हम ऐसे बात करें, परिमित यानी कि परिमाण या फिर पैरामीटर, परिमाप के, तो परिमाप अगर आप कहीं ऐसे निकालते हैं तो एक फिक्स्ड क्या होता है, फिक्स्ड सिनेरियो होता है कि हमें इसी में निकालना है। तो परिमित का मतलब होता है कि जिसकी क्या हो, सीमा हो, वो परिमित होगा। और अमित, इसको अपरिमित भी कहीं कहते हैं। अमित और अपरिमित एक ही है, तो इसका जो विलोम क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप विलोम शब्द पढ़िए ना, तो एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। बाकी यहां सुमित तो कुछ मतलब ही नहीं है, कुमित कुछ मतलब नहीं है, दुर्मित, दुर का अर्थ बुरा होता है, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही चीजों को हमें समझना होगा। अब चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। अधिकृत, बहुत अच्छा शब्द है कि अधिकृत का विलोम क्या होगा। समझिएगा, अधिकृत शब्द का विलोम है तो अधिकृत। तो अब यहां दो शब्द है, अनधिकृत, अनाधिकृत। यहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि अधिकृत शब्द, तो समझिएगा यहां शब्द जो है अधिकृत है, अधिकृत शब्द है। तो अब अधि शब्द का अर्थ किससे है, अधिकार से है। ध्यान दीजिए क्या हमने बताया, अधि शब्द का अर्थ किससे है, अधिकार से है। और कृत का अर्थ क्या है, करना। अर्थात अधिकृत शब्द का ऑक्यूपाइड शब्द सुनते हैं, पीओके, पाक, ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ने उस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया है।
तो अधिकृत यानी अधिकार करना, तो अब ये तो आधिकारिक नहीं होगा, प्राधिकृत नहीं होगा। अब इन दोनों में देखिए कौन सा होगा। तो अनाधिकृत शब्द नहीं होता, अक्सर आप चेक करेंगे ना गूगल पे तो अनधिकृत होता है, क्योंकि अन जो है संस्कृत का है, हलंत के साथ है। अन और अधिकृत मिलके क्या बनाता है, ध्यान दीजिए, अनधिकृत बनाता है। तो यही होगा, अनाधिकृत नहीं होता। ठीक उसी तरह एक और, जैसे आप लिखते हैं अनाधिकार, ठीक है, तो ये गलत होता है। शुद्ध क्या है, अनधिकार। क्या होना चाहिए, अनधिकार, अनधिकार होना चाहिए। शुद्ध क्या है, अनधिकृत है। ये सभी शुद्ध हैं, ठीक है ना। बाकी अगर अनाधिकार या अनाधिकृत लिखा है तो गलत होगा। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, अनधिकृत। क्लियर हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। अनुलोम शब्द का विलोम क्या है। अब देखिए यहां हम अनुलोम की बात करते हैं। अनुलोम शब्द क्या है, अनुलोम। तो अनुलोम खूब सुने हैं भाई योगा वोगा में कि अनुलोम विलोम, तो यहाँ विलोम है ही नहीं ऑप्शन में, तो क्या होगा, प्रतिलोम। अनुलोम का अर्थ क्या होता है कि जब सांस ऊपर से कहाँ जाए, ऊपर से नीचे आए, ठीक है, तो उसे अनुलोम। प्रतिलोम होता है कि नीचे से सांस कहाँ आना, ऊपर आना, ठीक है। तो अनुलोम का क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में प्रतिलोम नहीं है, विलोम है, तभी विलोम टिक कीजिए। यदि दोनों है, विलोम है और प्रतिलोम है, तो फिर आपको प्रतिलोम ही टिक करना है, ठीक है। और लोम का अर्थ होता है कि जो सांस का जो एक छोटा सा पार्ट, रोआ बोल सकते हैं, रोम, उसी को कहते हैं। तो लोम को हम सांस भी कह सकते हैं। और अनु का अर्थ ऊपर से नीचे, इस सेंस में, क्योंकि उपसर्ग हमेशा अपना अर्थ बदलता है सामने वालों को देखकर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, समझिएगा। अतिवृष्टि, ये प्रश्न बड़ी विवादित हो जाती है कभी कभी कि अतिवृष्टि का विलोम है। अतिवृष्टि का क्या विलोम है, तो ध्यान दीजिए, ये जो अतिवृष्टि है तो 3 शब्द हमेशा देखने को मिलते हैं। एक अतिवृष्टि मिलता है, दूसरा अल्पवृष्टि मिलता है, ध्यान दीजिए, और तीसरा क्या मिलता है, अनावृष्टि। अब देखिए यहाँ बड़ी समस्या हो जाती है कि चलिए अतिवृष्टि का तो तुरंत आप अनावृष्टि बता देते हैं, कभी कभी अनावृष्टि होता ही नहीं है। क्योंकि आप देखिए अगर हम अति का विलोम की बात करें तो अति का विलोम क्या होगा, अल्प होगा, यही होगा। तो अगर अनावृष्टि नहीं है तो अल्पवृष्टि टिक कीजिए, ठीक है। अगर अनावृष्टि है तो फिर आपका कमीशन अनावृष्टि ही मानता है, क्योंकि अति शब्द तो जान ही रहे हैं, अति जो उपसर्ग है, और वृष्टि जो शब्द है ये वर्षा से बना है। तो जहां अधिक वर्षा हो उसे क्या कहेंगे, अतिवृष्टि। तो होना तो ये चाहिए जहां कम वर्षा हो वहां। तो अगर शुद्ध रूप से देखा जाए तो अल्पवृष्टि ही होगा, लेकिन आपका कमीशन क्या मानता, अनावृष्टि। यानी अना का मतलब होता है कि जहां बिल्कुल बारिश ना हो, यानी कि जहां वर्षा नहीं। तो अब मानता कमीशन यही है, तो आपको यही देना पड़ेगा। अगर ये नहीं है ऑप्शन में तो फिर अल्पवृष्टि टिक करना होगा। मेरी बात समझ में आ गया। कभी कभी ऐसे प्रश्न होते हैं जो विवाद क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा, सी उत्तर होगा, ठीक है। अगर यही अनावृष्टि नहीं रहता तो हमें क्या टिक करना था, अल्पवृष्टि टिक करना था। चलिए, लेकिन आप याद रखिएगा। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अवनी शब्द का विलोम क्या है। अवनी, ध्यान रखिए, अवनी। तो अब यहाँ पर्यायवाची अगर आपके दिमाग में है तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि अवनी का अर्थ क्या होता है, धरा होता है, धरती होता है। तो अवनी शब्द का धरा, धरती, पृथ्वी। तो अवनी का अर्थ यदि धरा है तो इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा, अंबर होगा। तरणी का तो अर्थ नाव होता है, तो नाव बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर आविर्भाव है। ध्यान दीजिए यहां क्या है, आविर्भाव। तो समझिएगा ये आविर्भाव क्या है। आविर्भाव, ठीक है। आविर्भाव जो है, ये शब्द जो है ये आविर और भाव से मिलके बना है। भाव का मतलब स्थिति कह लीजिए, ठीक है। और आविर का मतलब ऊपर। तो जब आपकी स्थिति क्या हो, ऊपर हो, ठीक है, यानी कि आप जब अपवर्ड जाएं तो उसको बोलते हैं आविर्भाव। उसके बाद ये जो तिरोभाव है, तिरह और भाव जो है, तो तिरह का मतलब होता है नीचे, डिक्लाइन होना, और भाव का अर्थ क्या हो गया, स्थिति। तो जब नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है, तिरोभाव। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हम आविर्भाव का क्या कर रहे हैं, तिरोभाव। आविर्भाव बिल्कुल नहीं, विभाव बिल्कुल नहीं, अनारि इसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। आविर्भाव उसी को रिपीट कर दिया है, सी ऑप्शन। तो हमें ऐसे ही विलोम शब्द पढ़ने होंगे, ध्यान रखिए। मैं बार बार कहता हूं कि जितना ढंग से एनालिसिस करते हुए यदि आप हिंदी व्याकरण को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो यकीन मानिए परीक्षा में बहुत ही उम्दा बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, उन्मूलन शब्द का। ये बहुत बार पूछा गया है कि उन्मूलन शब्द का विलोम क्या होगा। उन्मूलन, तो उन्मूलन आपने सुना होगा। पहले ये क्या शब्द कहीं सुने हैं, तो बिल्कुल सुना है। उन्मूलन का अर्थ होता है कि हटा देना, जैसे गरीबी उन्मूलन, ठीक है, दास प्रथा उन्मूलन। तो उन्मूलन का अर्थ होता है कि जड़ से खत्म करना। क्या होता है, जड़ से खत्म करना, ठीक है। तो अब आमूलन, निमीलन, समूलन, ये तो नहीं, रोपण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहां रोपण का अर्थ क्या होता है, जब किसी चीज को आप रोपते हैं, अक्सर आप फसल की रोपाई करते हैं, तो क्या, जड़ से लगाना। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो उन्मूलन का क्या हो गया, रोपण हो गया। मेरी बात समझ में आई। तो उन्मूलन का क्या अर्थ है, रोपण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अब देखिए यहां भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि लघु का विलोम क्या। अब देखिए लघु है तो लघु का तुरंत बच्चे बड़ा कर देंगे या फिर कुछ दीर्घ, कुछ इस टाइप का कर देंगे, तो बिल्कुल गलत होगा। कि लघु का जो विलोम होता है वो दीर्घ, लघु का गुरु होता है। क्या होता है, गुरु। लघु का क्या होता है, गुरु। और अगर आपसे पूछता इसी गुरु से गौरव बना है, गुरु में प्रत्यय लगकर, तो गौरव का अगर विलोम पूछेगा तो लाघव होता है। क्या होता है, लाघव। अगर इसी से गरिमा, गुरु में ईमा प्रत्यय, तो गरिमा में अगर का पूछता है तो लाघिमा। 3 चीज याद कर लीजिए, गुरु का लघु या लघु का गुरु। दीर्घ का विलोम यदि पूछता है तो दीर्घ का ह्रस्व। आप ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर पढ़ते हैं। गुरु का हमने क्या बताया, लघु। बड़ा का क्या होगा, तो बड़ा का छोटा, ठीक है, ऐसे होगा। तो लघु का विलोम क्या हो गया, गुरु हो गया। मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर अब 9 की बात करते हैं, अतिथि। कितने लोग इसको भी गलत कर देते हैं। अतिथि का विलोम, स्थिति, शतिथि, तिथि, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर। अब देखिए अतिथि, अब तो अतिथि अगर हम ए बी सी डी ऑप्शन पे दृष्टिपात करें तो डी उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। अब आप सोचेंगे नहीं सर अतिथि का सतिथि कर दो, बिल्कुल गलत। अतिथि शब्द का अर्थ जानते हैं क्या होता है। संस्कृत में कहा गया है कि अतिथि गच्छति न तिष्ठति, आता है जाता है लेकिन ठहरता नहीं है। तो अतिथि यानी जिसके आने की तिथि नहीं हो, इसका अर्थ यही होता है। तो आप सतिथि कर देते हैं, जबकि सेंस जो इसका बनता है ना,
इसका गेस्ट से बनता, अगर अंग्रेजी में बात करें तो गेस्ट से बनता है। तो इसका जो होगा अतिथि का विलोम, जो विलोम शब्द की बात करें अतिथि का, तो क्या हो जाएगा, आतिथेय हो जाएगा। यानी कि इसको हम कहते हैं होस्ट कहते हैं। तो गेस्ट का क्या होगा, होस्ट होगा। ठीक है, बाकी सतिथि का कोई मतलब नहीं है, सतिथि का तो संबंध अतिथि से है ही नहीं। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या उत्तर हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ध्यान दीजिए, कौटिल्य, कौटिल्य शब्द अक्सर पूछता है और बच्चे गलत कर देते हैं। अब कौटिल्य शब्द की यदि बात करें, कौटिल्य का विलोम मृदुलता, आर्तव, मार्दव और आर्जव है। क्या उत्तर होगा, समझिएगा, क्या उत्तर होगा। ठीक है, तो कौटिल्य शब्द, कौटिल्य का जो उत्तर होगा आर्जव, क्योंकि कुटिल, कुटिल शब्द है। ध्यान दीजिए, कुटिल शब्द है, तो कुटिल का अर्थ क्या होता है, टेढ़ा होता है। तो टेढ़ा का मृदु तो होगा ही नहीं, मृदु का संबंध तो इससे है, मीठे से है, तो तीखा उखा हो सकता है। तो आर्जव, आर्जव का जो अर्थ होता है सीधा होता है। तो कुटिल और सीधा, यानी कि कौटिल्य का जो होगा, ध्यान रखिएगा, आर्जव होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अच्छा, खत्म हो चुका। पुनः एक बार हम बता देते हैं आपको, पुनः एक बार संदेश दे देते हैं कि गैलेक्सी कक्षा आपके लिए लेकर आई है यूपी पीएससी आरओ का ऑफलाइन कम ऑनलाइन कक्षाएं। सफलता बैच है, बैच का नाम जो है सफलता बैच है। टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप बैच में एडमिशन लेते हैं। साथ साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, हर ऑप्शन का विद एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा। यदि कहीं कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, और यहाँ जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप करके आप दुविधा को दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो हमने बताया कि विलोम शब्द को कैसे पढ़ें, और ये भी हमने बताने का प्रयास किया कि जो तत्सम शब्द हैं उनका विलोम तत्सम, जैसे हमने ह्रस्व का देखा, दीर्घ और लघु का देखा, गुरु देखा। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं, कौटिल्य का भी देखा, तो कौटिल्य का लोग पता नहीं सीधा या पता नहीं क्या क्या बहुत सारे हैं। जैसे हर्ष का, तो हर्ष का लोग दुख दे देते, लिख देते हैं या टिक कर देते हैं, जबकि हर्ष का विषाद होता है। अंत का पूछता है, आदि का पूछता है, आप आदि का अंत कर देते, जबकि अंत का अनंत होता है और आदि का अनादि होता है। इन सब की भी हम बात कक्षा में करेंगे। हमारा यही प्रयास रहेगा कि आपको ठीक ढंग से मार्गदर्शन दिया जाए। चलिए मिलते हैं हम कक्षा में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।